हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आपको अच्छी तरीके से बेसिक्स बताए थे, जिसमें हमने सेक्शन 1 to 5 अच्छे तरीके से समझ के कवर किया था। तो चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे MCQ पूछूंगी वीडियो के लास्ट में, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को देखिएगा। अब सेक्शन 6 जिसमें हम बात करते हैं अपील्स की, तो वहाँ पे एनी पर्सन अनसेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, जो हमने सेक्शन 3, 4, 5 जब देखा था तो मैंने आपको बताया था कि सर्टिफाइंग ऑफिसर फॉर्म 2 में ऑर्डर भेजेगा। उस ऑर्डर से अगर कोई भी पर्सन यानी कि एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन के कोई भी मेंबर अगर अनसेटिस्फाइड हैं उस ऑर्डर से, विद इन 30 डेज ऑफ कॉपी रिसीव्ड, जब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कॉपी भेजी है उस डेट से 30 डेज के अंदर में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अब जो भी अपीलेट अथॉरिटी है उसे अपील किया जाएगा, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। और वो जो डिसीजन देंगे, सपोज वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, बात करेंगे, सब कुछ करने के बाद वो जो डिसीजन देंगे वो फाइनल होगा। और फाइनल डिसीजन का जो डेट होगा उससे 7 डेज के अंदर में वो कॉपी सबको सेंड कर दिया जाएगा कि अब ये फाइनल रूल है। फिर सेक्शन 9 की हम बात करते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या है कि जो ऑर्डर आ गया फाइनल ऑर्डर, तो उसे पोस्ट किया जाएगा बोर्ड में, जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, जो जिस जगह पे काम हो रहा है वहाँ पे बोर्ड में फॉर वर्कमैन लोगों के लिए लगाया जाएगा, इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश में भी और जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, जो वहाँ के वर्कर्स समझते हैं उस लैंग्वेज में वो सारे रूल्स को लगा दिया जाएगा बोर्ड पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 10 में। जो स्टैंडिंग ऑर्डर हमारा आया था, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ही रूल है। इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा और मॉडिफिकेशन कैसे होगा। ऑर्डर में बी मॉडिफाइड बाई, अगर एम्प्लॉयर या वर्कमैन आपस में एग्रीमेंट बनाए, या फिर एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन मिल के आपस में डिसाइड करें कि हमें ये ऑर्डर चेंज कराना है, तो ही ऑर्डर चेंज होगा, मॉडिफिकेट होगा। मॉडिफिकेशन विल बी आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब जब फाइनल कॉपी आ गई है उसके 6 महीना के बाद ही अब न्यू मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन शुड बी इन 5 कॉपीज़। याद है जब हम फॉर्म 1 में अप्लाई कर रहे थे सेक्शन 3 में, तब भी हमने 5 कॉपीज़ दिया था और अभी भी मॉडिफिकेशन 5 कॉपीज़ में होगा। देन सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी हैव सिविल कोर्ट पावर। ये किस पावर के अंदर है, ये मैंने आपको MCQ के लिए बताया है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी के पास सिविल कोर्ट जैसा पावर होता है सेक्शन 11 में। अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन A। वर्क पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब क्या होता है, कुछ अलाउंस देना, कुछ पैसे देना। अगर वर्कमैन सस्पेंड हो गया, अगर एम्प्लॉयर ने वर्कमैन को सस्पेंड किया, किसी भी रीज़न से, कोई कंप्लेंट हो उसके खिलाफ, उसने कुछ बदमाशी की हो, किसी भी रीज़न से अगर वर्कमैन सस्पेंड होता है और उसके बिहाफ में इन्वेस्टिंग या इंक्वायरी पेंडिंग रहती है, तो उसे पेड किया जाएगा, एम्प्लॉयर उस टाइम उसे पैसे देगा। किस तरीके से पैसे देगा, तो जो फर्स्ट 90 डेज होगा ना, उसमें 50% ऑफ वेजेस करके पे किया जाएगा। देन जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन है, 90 डेज के बाद जितने दिन भी बचेंगे, तो उसका 75% ऑफ वेजेस वर्कर को दिया जाएगा। और इसमें जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या जो भी डिसीजन हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब लेबर कोर्ट में होगा अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मैंने आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में समझाया था कि कैसे झगड़े को सॉल्व किया जाता है, किसी भी इंडस्ट्री के झगड़े को। तो उसके लेबर कोर्ट में ये जितने भी लड़ाई झगड़े होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। देन अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर सेक्शन 13। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको MCQ मिल सकते हैं। ये स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या और भी कई चैप्टर से रिलेटेड एक्ट्स के नोट्स या MCQ वगैरह चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कैसे करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स देने की ट्राई करूँगी। एम्प्लॉयर फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट, जो सेक्शन 3 में हमने ड्राफ्ट देखा था कि रूल का ड्राफ्ट बना के एम्प्लॉयर को भेजना पड़ेगा। अगर वो नहीं भेजता है तो उसे 5000 की पेनल्टी लगेगी, या फिर अगर वो कंटिन्यू रहता है तो 200 फॉर एवरी डे उसे पे करना पड़ेगा, जब तक वो सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम।
या फिर अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावेंशन किया है, कोई भी रूल को नहीं माना या फिर ड्राफ्ट आ गया, रूल आ गया, उसके बाद वो कोई भी एक्ट के रूल को नहीं माना, सो उसे 100 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा या फिर ₹25 फॉर एवरी डे। जब तक वो जो कॉन्ट्रावेंशन है वो कंटिन्यू है तब तक उसे 25 रुपये करके हर दिन देना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस पूरे में मैंने आपको पूरा एक्ट समराइज़ करके बता दिया है। बहुत ही छोटे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है पूरे एक्ट को। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। आपको कोई नए एक्ट का वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और भी इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वह मैं शॉर्ट वे में और आपको बताने की कोशिश करूँगी। पहले कुछ भी बोलने के पहले चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए मुझे, ताकि मैं देखूँ आपको समझ में आया कि भी नहीं। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है मेंटेन रजिस्टर इन विच फॉर्म। मैंने आपको पार्ट 1 आया है पूरा एक्ट का वीडियो। अब आपको मुझे बताना है कि रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करिए, मैं चेक करूँगी कि आपने सही से एक्ट कवर किया है कि नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, फिर से वीडियो देखिए, फिर से कवर करिए और मैं आपको इसके MCQ भी जल्दी ला कर दूँगी। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आए आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस दूँ वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।